हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का अपने अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर मैं पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम पढ़ रहे थे अभी तक हमारे ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दोस्तों, भारत में जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चल रही थी उसमें जितना महत्वपूर्ण था भारत शासन अधिनियम 1858, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। हम देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से हमसे किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार से देना चाहिए। आइए दोस्तों, हम देखते हैं भारतीय परिषद एक्ट 1861। दोस्तों, सबसे पहला आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है इस टॉपिक से कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की प्रमुख धाराओं और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इसका इंग्लिश अनुवाद भी देख सकते हैं। डिस्कस क्रिटिकली द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक, अब देखते हैं हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के संवैधानिक इतिहास में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें विधान की उस नीति का प्रारंभ हुआ जिसकी पूर्णता वर्तमान में हुई। समीक्षा कीजिए। यह भी एक महत्वपूर्ण कोटेशन है और इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तत्पश्चात दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के कारणों, उसकी धाराओं और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब हम देखेंगे इस तरह के जब आपके पास प्रश्न आते हैं तो आपकी आखिर उस प्रश्न को लिखने की तथ्य सामग्री या उसका विश्लेषण किस प्रकार से हमें करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात आपके और मेरे लिए है कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आने की पृष्ठभूमि क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि को हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहला, वायसराय की वीटो शक्ति। दोस्तों, आपने देखा ही था भारत शासन अधिनियम 1858 में भारतीय गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय को वीटो शक्ति, अत्यांतिक शक्ति प्राप्त थी और जिसके माध्यम से वह केंद्रीय विधायिका हो या फिर राज्य के विधानमंडल हो, उन पर अपना सशक्त नियंत्रण रखता था। उनके द्वारा प्रस्तुत या पारित किए गए जितने भी विधेयक हैं या प्रस्ताव हैं, उनको वह रोकने की शक्ति भी रखता था। तत्पश्चात दोस्तों, भारत में 1858 के भारत शासन अधिनियम से जिस विधि निर्माण की शुरुआत हुई थी, यह विधि निर्माण की प्रणाली पूर्णतः त्रुटिपूर्ण थी। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को लाने का। तत्पश्चात दोस्तों, हमारे यहाँ पर विधान परिषद में, चाहे वह केंद्रीय विधान परिषद हो, उसमें भारतीयों का नगण्य प्रतिनिधित्व था और आपको ध्यान है कि चार्टर एक्ट 1833 से प्रांतीय विधानमंडलों की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। तत्पश्चात दोस्तों, देखते हैं हम आखिर इस एक्ट को कब प्रस्तुत किया गया, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी तारीख है 1 अगस्त 1861। 1 अगस्त 1861 को भारतीय परिषद अधिनियम को भारत में प्रस्तुत किया गया कि अब इस एक्ट के प्रावधान भारत में लागू होंगे संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों में। तत्पश्चात दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के आने के समय आखिर कौन ब्रिटिश हुक्मरान काबिज थे सत्ता पर। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला है तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन है एलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया।
एलेक्जेंड्राना विक्टोरिया जब ब्रिटिश क्राउन थी तभी यह एक्ट भारत के संदर्भ में लाया गया। ध्यान रखिएगा, तत्कालीन गवर्नर जनरल थे श्री विस्काउंट कैनिंग। यह कंपनी शासन में अंतिम गवर्नर जनरल भी थे भारत के, और भारत के पहले वायसराय भी नियुक्त किए गए थे। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे श्री हेनरी जॉन टेम्पल पामस्टन। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों तत्कालीन जो भारत सचिव थे वे थे सर चार्ल्स वुड। यह थे तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरान जिनके सानिध्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को भारत के संदर्भ में लाया गया। दोस्तों अब हम देखते हैं इस अधिनियम के विषय में और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तत्कालीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कोई विशेष सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। न ही इस अधिनियम द्वारा कोई भावी शासन की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसीलिए ब्रिटिश शासन का यह युग भी भारतीय जनता में गहरे असंतोष और आकांक्षाओं से प्रारंभ हुआ। दोस्तों भारतीयों की इच्छा थी उन्हें उत्तरदायी शासन मिले, लेकिन ब्रिटिश सरकार उन्हें इस दिशा में किसी भी तरह से ठोस आश्वासन देने में भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से सक्षम नहीं हो पाई। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों सन 1858 के एक्ट के संदर्भ में प्रोफेसर गुरुमुख निहाल सिंह ने एक महत्वपूर्ण कोटेशन दिया है। दोस्तों यह कोटेशन इस तरह से है कि सन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के साथ इतिहास का एक युग समाप्त हुआ और दूसरा युग क्राउन का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हुआ। तो दोस्तों भारतीय इतिहास को ब्रिटेन के सानिध्य में हम दो रूप में देख सकते हैं, एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में और एक देख सकते हैं हम ब्रिटिश क्राउन के शासनकाल में। तो कंपनी वाला एक चैप्टर जो था भारतीय इतिहास में वह समाप्त हुआ और दूसरा चैप्टर जो चालू हुआ जिसे कहते हैं हम ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन, यह चैप्टर इससे चालू भी हुआ। यह है हमारे 1861 के भारत शासन अधिनियम के विषय में प्रोफेसर गुरुमुख निहाल सिंह का एक महत्वपूर्ण कोटेशन। तत्पश्चात दोस्तों एक और कोटेशन की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति के कारणों पर जब तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरानों ने विचार किया तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर विचार करके एक निष्कर्ष निकाला कि क्रांति को जन्म देने वाला, मतलब 1857 की क्रांति को जन्म देने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण शासक और शासितों के मध्य संपर्क का अभाव था। मतलब ब्रिटिश सरकार में और भारतीयों में, अर्थात ब्रिटिश सरकार तो शासक हो गई अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से शासन चल रहा था भारत में कंपनी का शासन, अप्रत्यक्ष तरीके से शासन चल रहा था ब्रिटिश सरकार का अर्थात ब्रिटिश क्राउन का। तो सबसे बड़ी समस्या यह हो गई थी इस समय कि शासक और शासितों के मध्य जो संपर्क का एक पुल था वो टूट चुका था। तो इसी कारण 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम को लाना भी पड़ा है। दोस्तों सन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कोटेशन सर सैयद अहमद खान, ये वही हैं जिन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कोटेशन दिया कि भारतीयों को परिषद से पृथक करने की जो सरकारी नीति थी ब्रिटिश सरकार की, उसके कारण सरकार को अपनी नीतियों के संबंध में जनता के विचारों को जानने का अवसर तक प्राप्त नहीं हो सका। इसीलिए 1857 की क्रांति हुई, ऐसा मानना है सर सैयद अहमद खान जी का। तत्पश्चात दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा आप कि 1861 में विधि निर्माण के कार्य में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही गंभीर विचार मंथन किया गया ब्रिटिश सरकार में, और इस विचार मंथन का एक परिणाम निकला कि भारत परिषद अधिनियम 1861 को ब्रिटिश संसद से पारित किया गया भारतीय प्रशासन के विषय में। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के
आने के जिम्मेदार कारणों के विषय में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के पारित होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिन्हें हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण था कानून निर्माण में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता, नीड ऑफ द इंडियन कोऑपरेशन इन लेजिस्लेशन, अर्थात विधान निर्माण में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार ने महसूस की। तत्पश्चात दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण कारक था इसका विधि निर्माण की प्रक्रिया का दोषपूर्ण होना। दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया तय की गई थी वह विधि निर्माण की प्रक्रिया दोष मुक्त नहीं थी, इसमें कई सारे दोष विद्यमान थे, इसीलिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के लाने जाने का। तत्पश्चात दोस्तों विधायी शक्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता, भारत शासन अधिनियम 1858 में जिन विधायी शक्तियों को लाया गया था अब उसमें परिवर्तन की तीव्र आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इसलिए भी इस एक्ट को लाना लाजमी था। तत्पश्चात दोस्तों लास्ट है इसका एक महत्वपूर्ण कारक कि तत्कालीन भारतीय शासन की कमजोरियां, ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि हमारे भारतीय शासन में कई कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों को दूर करना ब्रिटिश के शासन के हित में होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में इस अधिनियम को लाए जाने का प्रयास किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अलावा भी कई अन्य कारक थे जिन्होंने 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम को लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये कौन थे दोस्तों? तो ये निम्न थे। ब्रिटिश शासन की नीति में अब परिवर्तन आना, तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल को अत्यधिक जो शक्तियां प्रोवाइड कर दी गई थी वह भी इस अधिनियम को लाए जाने का महत्वपूर्ण कारक थी। तत्पश्चात सबसे महत्वपूर्ण, हम भारतीयों की इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करना या दिखावा करना, जैसा कि ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार पहले से करती रही है। तत्पश्चात दोस्तों अब हम देखते हैं इन्हीं कारकों के विषय में थोड़ा सा विस्तार। देखिए दोस्तों, कानून निर्माण में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता तो पहले से ही महसूस हो रही थी। आपने देखा भी था 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासकों को यह समझ में आ गया था कि भारतीयों में असंतोष की भावनाओं को पनपने का अंजाम बुरा होगा। 1857 की क्रांति जैसा ही हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कानून निर्माण में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता महसूस की। ध्यान रखिएगा, तत्कालीन गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य हैं सर बार्टले पेरे। इन्होंने लिखा था कि काउंसिल में देशी भारतीयों को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत कम ज्ञान के आधार पर करोड़ों लोगों के लिए विधि का निर्माण करना या कानून बनाना एक खतरनाक परीक्षण होगा। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में गवर्नरों की परिषदों में भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया। ध्यान रखिएगा, गवर्नरों की परिषदों का तात्पर्य हुआ यहाँ पर प्रांतीय गवर्नर्स से। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि विधि निर्माण की प्रक्रिया का दोषपूर्ण होना कैसे भारत परिषद अधिनियम 1861 का एक कारण बना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस अधिनियम के पूर्व कानून निर्माण का कार्य केंद्रीय विधान परिषद ही करती थी। इसके पास प्रशासनिक कार्यों का भी बोझ था और साथ में इसके ऊपर विधिक कार्यों का भी दायित्व था। ब्रिटिश अधिकारी इस परिषद के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए ब्रिटिश अधिकारी इस परिषद के अधिकारों को कम करने के पक्ष में रहे थे। ध्यान रखिएगा, इसी उद्देश्य से चार्ल्स वुड ने एक विचार व्यक्त किया था। क्या विचार था? कि उनका मंतव्य इस संस्था को इतनी अधिक शक्तियां प्रदान करना नहीं था जैसा कि भारतीय या अन्य लोग सोच रहे थे। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स वुड जी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश संसद के जनता के सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स में 6 जून 1861 को एक विधेयक को प्रस्तुत किया। ठीक है। और यही विधेयक आगे चलकर भारतीय परिषद एक्ट 1861 के रूप में विख्यात हुआ।
ठीक है दोस्तों, तो इस विधि निर्माण की प्रक्रिया जो दोषपूर्ण थी उसको इस दोष से मुक्ति दिलाना भी इस एक्ट का महत्वपूर्ण कारक रहा है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि तत्कालीन भारतीय शासन की कमजोरियां ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट हो चुका था 1857 की क्रांति के द्वारा कि भारतीयों की भावनाओं की सम्मान किए बिना भारत में शासन चलाना संभव नहीं है। फिर भी 1858 के अधिनियम द्वारा हमारे यहाँ एक तो कंपनी शासन को खत्म किया गया, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में कोई व्यापक बदलाव, कोई उल्लेखनीय बदलाव हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हुआ। बस इतना सा हुआ, कंपनी के हाथ से निकलकर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। प्रशासन में सुधार लाने के लिए ही 1861 का अधिनियम पारित करना काफ़ी जरूरी हो चुका था। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को लाया भी गया। तत्पश्चात दोस्तों हम इसके चौथे महत्वपूर्ण कारक की ओर चलते हैं कि विधायी शक्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारत में कानून निर्माण की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण विधायी शक्तियों में परिवर्तन की जरूरत महसूस की। ब्रिटिश सरकार ने पहले 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समस्त प्रेसिडेंसियों की शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया था। ब्रिटिश सरकार के इस केंद्रीकरण की सर्वत्र आलोचना हुई, सभी जगह इसकी आलोचना हुई कि ब्रिटिश सरकार ने इस तरह का शक्तियों का केंद्रीकरण करके सही नहीं किया भारतीय प्रशासन के संदर्भ में। सर्वोच्च सरकार और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार में आयकर विधेयक पर विरोध चालू हो गया, आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए। इसीलिए आवश्यक हो गया था कि 1861 का अधिनियम को लाया जाए शीघ्रातिशीघ्र। ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की मुख्य धाराओं या प्रावधानों के विषय में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी महत्वपूर्ण प्रावधान कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले गवर्नर जनरल की वायसराय की परिषद के संदर्भ में क्या परिवर्तन किए गए, हम इसके ऊपर बात करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल की या वायसराय की परिषद दो प्रकार से बनाई गई। एक थी विधान परिषद, एक थी कार्यकारी परिषद। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया। तत्पश्चात दोस्तों उसकी कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी। मतलब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य, और यह 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ होता था। ठीक है, तो यह थे गवर्नर जनरल या वायसराय की परिषद के संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव या प्रावधान। तत्पश्चात दोस्तों हम एक एक करके इन दो को देखते हैं कि क्या हमें और इनके बारे में जानना आवश्यक है। सबसे पहले दोस्तों कार्यकारी परिषद देखिए, 1861 के इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी को ही हम बोलते हैं कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। कार्यकारिणी की सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 4 से बढ़ाकर 5, और इसमें से 5वां सदस्य क्या होगा? विधि शास्त्री होना निश्चित किया गया। ध्यान होगा आपको, चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई थी, और चौथे सदस्य क्या हुआ करता था? विधि सदस्य हुआ करता था, लॉर्ड मैकाले। याद आ गया होगा आपको, अब तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने इसके विषय में बात की थी। लेकिन अब यहाँ पर 4 से बढ़ाकर क्या कर दी गई? उसकी परिषद की संख्या 5। ठीक है दोस्तों, अब कार्यकारी परिषद के बाद हम देखते हैं विधान परिषद के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किए गए। देखिएगा दोस्तों, हम एक एक करके इन प्रावधानों को देखेंगे। आइए, सबसे पहला, इस अधिनियम के द्वारा सपरिषद गवर्नर जनरल और सपरिषद गवर्नर का गठन करके उनकी शक्तियों को व्यवस्थित रूप से अधिकथित किया गया। मतलब उनकी पावर की एक सीमा रेखा निर्धारित की गई कि आखिर उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों विधान परिषद के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि अभी तक परिषद में केवल शासन के प्रतिनिधिगण हुआ करते थे, किंतु अब यहां पर एक नया परिवर्तन किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को सम्मिलित करने की स्वतंत्रता दी गई।
किसे? गवर्नर जनरल को। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों इन अतिरिक्त सदस्यों का जो 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य, इनका कार्यकाल 2 साल का निर्धारित किया गया कि इन सदस्यों के कार्यकाल की सीमा होगी 2 वर्ष। तत्पश्चात दोस्तों यह भी विहित किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद के नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्यों का अशासकीय मतलब गैर सरकारी होना जरूरी था। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों यह ध्यान रखना चाहिए आपको कि अशासकीय सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते थे, वे तत्कालीन सरकार की इच्छानुसार चयनित किए जाते थे। ठीक है। तो ये जो गैर सरकारी सदस्यों की बात है, वे निर्वाचित न होकर मनोनीत होते थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से ही भारत में। तत्पश्चात दोस्तों परिषद का कार्य केवल और केवल विधि का निर्माण करना था। ध्यान रखिएगा, वायसराय की इस विधान परिषद में केवल विधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव ही पेश किए जा सकते थे, अदर कोई भी प्रस्ताव नहीं पेश किया जा सकता था। तत्पश्चात दोस्तों विधान परिषद की शक्तियां अत्यंत सीमित थी और सदस्यों को प्रशासन और वित्त संबंधी विषयों पर किसी भी तरह से प्रश्न पूछने का कोई अधिकार भी नहीं था। तो दोस्तों इसलिए हमको यह प्रश्न उठता है कि आखिर विधान परिषद गठन ही क्यों किया गया जब इनको शक्ति ही नहीं देना थी। इनके सदस्यों को कोई प्रश्न पूछने का ही अधिकार नहीं था, न प्रशासन के संदर्भ में न वित्त के संदर्भ में, तो आखिर इनके बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी दिखावे का प्रयास था ब्रिटिश सरकार का, हम भी इसी प्रावधान को देख रहे हैं अभी तक। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद इस विधान परिषद की किसी भी विधि को अस्वीकृत कर सकती थी, मतलब ब्रिटिश संसद पर यह बाध्यकारी नहीं होती थी कि भारतीय विधानमंडलों ने किस तरह का या क्या विधि बनाई है, वह चाहे तो उस विधि को स्वीकार करके भारत में लागू होने की परमिशन दे, अन्यथा उस विधि को अस्वीकार कर दे। तत्पश्चात दोस्तों वायसराय को कुछ भारतीयों को भी अपनी इस विस्तारित परिषद में सदस्य के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया, ताकि भारतीयों को भी लगे कि उनका विधान निर्माण में सहयोग है, उन्हें अपना प्रतिनिधित्व लग सके। ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप में इस प्रतिनिधित्व का कोई औचित्य नहीं था जब तक उन्हें प्रश्न पूछने का कोई अवसर न दिया जाए। फिर भी दोस्तों हम देखते हैं 1862 में पटियाला के महाराजा, बनारस के महाराजा, ग्वालियर नरेश, सर दिनकर राव इस विस्तारित विधायी परिषद के सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत किए गए। इस प्रकार भारतीय संवैधानिक इतिहास में पहली बार विधान निर्माण में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, यह प्रतिनिधित्व आम जनता के प्रतिनिधियों को न देकर संभ्रांत वर्ग के भारतीयों को दिया गया, राजा रजवाड़ों को दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत परिषद आपको जानकारी होगी, हमने देखा था पिछले लेक्चर में भारत शासन अधिनियम, उसमें हमारे लिए भारत राज्य सचिव और भारत परिषद की स्थापना की गई थी। अब इस भारत परिषद के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया और उससे संपूर्ण भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश और भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, देशी रियासतों, सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों, सभी वस्तुओं के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हुआ। तो यह था भारत परिषद के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान। दोस्तों भारत परिषद के पश्चात अब हम देखते हैं कि आखिर भारत में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में क्या किया गया। दोस्तों भारत में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था को हम विभागीय प्रणाली की संज्ञा भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों, अभी हम देखते हैं आगे और उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने इसे विभागीय प्रणाली का भी नाम दिया है। दोस्तों देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग तत्कालीन भारतीय वायसराय थे। इन्होंने एक पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को जन्म दिया था। इस प्रणाली के तहत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या एकाधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था और उस सदस्य को उस विभाग में परिषद की तरफ से
अंतिम आदेश को पारित करने का अधिकार दिया गया, अर्थात वही प्रशासन हेतु उत्तरदायी और संरक्षक की भूमिका अदा करता था। तो अर्थात वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को एक या एकाधिक सरकारी विभागों का आवंटन कर दिया और उसे ही उस विभाग में परिषद की तरफ से अंतिम आदेश को प्रसारित करने का अधिकार भी दे दिया। इस प्रकार से उसे ही क्या बनाया गया, प्रशासन हेतु उत्तरदायी और संरक्षक बनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा चालू की गई थी। दोस्तों, वायसराय और उसकी परिषद में कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कैनिंग की इस व्यवस्था को अपनी अनुमति प्रदान की, जिसके आधार पर भारत में विभागीय प्रणाली की औपचारिक शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों अर्थात विभागों को बांटने का अधिकार दे दिया और कार्यकारिणी के सदस्यों को इस प्रकार से कुछ पद भी प्रदान किए गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, वायसराय ने भिन्न भिन्न विभागों को भिन्न भिन्न सदस्यों का आवंटित कर दिया और वही क्या होते थे, उस विभाग के प्रशासन हेतु उत्तरदायी या संरक्षक। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भारत में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की मजबूत नींव पड़ी। जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आज भी देखते हैं आप हमारे यहाँ पर केंद्रीय सरकार के विषय में, राज्य सरकार के विषय में, उसको लाने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश प्रशासनिक इतिहास में, ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास की इस महत्वपूर्ण कड़ी भारतीय परिषद 1861 से हमने इसे हूबहू ग्रहण भी किया है वर्तमान संविधान में। दोस्तों देखते हैं हम कि लॉर्ड कैनिंग ने जो भारत में प्रशासन हेतु विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है भारत में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था का जन्मदाता या जनक। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की शक्तियों के संदर्भ में इस परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद की साप्ताहिक बैठक का प्रावधान किया गया कि अब गवर्नर जनरल की परिषद की बैठक वीकली या साप्ताहिक या हफ्ते में एक बार अवश्य होगी। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले होंगे तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट के द्वारा यह भी तय किया गया, निर्धारित किया गया कि समस्त महत्वपूर्ण विषयों को गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, अब कोई भी महत्वपूर्ण विषय है विधि निर्माण का या कोई भी महत्वपूर्ण विषय है प्रशासन का, उसको पहले गवर्नर जनरल के संज्ञान में लाया जाएगा, तत्पश्चात उस पर आवश्यक आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। तत्पश्चात दोस्तों विधान निर्माण में भी गवर्नर जनरल को अध्यारोही शक्तियां प्रदान की गई, अर्थात जो भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं भारतीय प्रशासन के संदर्भ में, उन्हें गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति अति आवश्यक होगी। उसकी पूर्व सहमति के आधार पर ही विधान निर्माण की अगली कार्रवाई की जा सकेगी। तत्पश्चात दोस्तों वायसराय को नवीन भारतीय प्रांतों की स्थापना और उसकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार या शक्ति सौंपी गई। उसे किसी भी भारतीय प्रांत या प्रेसिडेंसी या अन्य क्षेत्रों को विभाजित करने, उनकी सीमाओं को परिवर्तित करने का भी अधिकार या शक्ति प्रदान की गई। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का भी अधिकार दिया गया। इसके अलावा दोस्तों गवर्नर जनरल को और शक्ति संपन्न बनाते हुए यह कहा गया कि गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए महान्यायवादियों एडवोकेट जनरल्स की नियुक्तियों का अधिकार दिया गया। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल अब मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए महान्यायवादियों की नियुक्ति भी कर सकता था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं गवर्नर जनरल की अन्य शक्तियाँ क्या थी। देखिए, गवर्नर जनरल को प्रशासनिक सुविधा के लिए नियम निर्माण का अधिकार दिया गया, मतलब गवर्नर जनरल अब नियम निर्माण के लिए सशक्त भी किया गया। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय गवर्नर
सदस्यों को, अपनी परिषद में सदस्यों को मनोनीत करने से पहले गवर्नर जनरल की आज्ञा या अनुमति प्राप्त करेगा, तभी वह अपनी परिषद में भारतीय सदस्यों को ले सकेगा। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसने गवर्नर जनरल की शक्ति में और अधिक इजाफा किया। तत्पश्चात दोस्तों, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति, आत्यांतिक शक्ति भी प्रोवाइड की गई। देखिए कैसे, देखिए गवर्नर जनरल को निषेध का अधिकार दिया गया। अब वह अपनी कार्यकारिणी के किसी भी निर्णय को वीटो कर सकता था। वीटो कर सकता था मतलब वह अपनी परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोक सकता था या फिर ब्रिटिश क्राउन की अनुमति हेतु उसे आरक्षित भी कर सकता था। अर्थात वह कह सकता था कि इस विषय में पहले वह ब्रिटिश क्राउन से परामर्श करेगा, उनकी आज्ञा के लिए इसे भेजेगा, तत्पश्चात वह इसे लागू करने के लिए अपनी अनुमति दे सकेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था वीटो शक्ति के विषय में। इसके अलावा गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय को अध्यादेश जारी करने की भी पावर दी गई। क्या थी दोस्तों ये पावर, इसके विषय में हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल अब अध्यादेश द्वारा विधायन भी कर सकेगा। ठीक है, अध्यादेश का मतलब समझते हैं शासन के अध्यक्ष का आदेश और जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य होता है। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल 6 माह के लिए ऐसे संकटकालीन आदेश को जारी कर सकता था। अर्थात उस अध्यादेश का समयकाल कब तक रहेगा, अधिकतम 6 माह। गवर्नर जनरल के अध्यादेशों को भी वही स्थान, वही महत्व मिलेगा जो विधान परिषद के द्वारा पारित कानूनों का होता है। अर्थात अध्यादेश द्वारा विधायन और विधान परिषद द्वारा विधायन दोनों को एक समकक्ष या समान स्तर पर लाने का प्रयास इस एक्ट के माध्यम से किया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के विषय में इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान, संपूर्ण भारत में एक समान विधि को लागू करने की अव्यवहारिकता के मद्देनजर इस एक्ट के द्वारा कानून निर्माण का कार्य प्रांतीय सरकारों को भी सौंपा गया, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा वापस ले लिया गया था। अब वापस उसी प्रावधान को लागू करते हुए इस एक्ट में व्यवस्था की गई कि अब प्रांतीय सरकारें भी अपने लिए कानून बना सकेंगी। इसके लिए वहां पर प्रांतीय विधायिकाओं के गठन का शुरुआत की गई। इस प्रकार से शासन के विकेंद्रीकरण की ओर एक कदम उठाया गया। यह महत्वपूर्ण प्रावधान था प्रांतीय सरकारों के विषय में। तत्पश्चात दोस्तों, संपूर्ण भारत में एक समान विधि को बनाने और लागू करने की अव्यवहारिकता या उसकी सीमाओं को देखते हुए बम्बई और मद्रास की प्रांतों की परिषदों को अपने लिए कानून निर्माण और उस कानून में संशोधन के लिए भी अधिकारी बनाया गया। मतलब बम्बई और मद्रास प्रांतों में परिषदें जो हैं वे अपने लिए स्वयं के लिए कानून निर्माण कर सकेंगी और आवश्यकता अनुसार उस कानून में संशोधन भी कर सकेंगी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि केंद्रीकरण के विपरीत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। तत्पश्चात दोस्तों 1862 में बंगाल में, वर्ष 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और 19वीं सदी के अंत में अर्थात 1897 में पंजाब में भी विधान परिषदों को गठित किया गया। तो अब ये विधान परिषदें अपने लिए स्वयं के लिए कानून निर्माण भी कर सकेंगी और उस कानून में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकेंगी। तत्पश्चात दोस्तों इन प्रांतीय कानूनों की वैधता गवर्नर जनरल की अनुमति पर निर्भर भी रहेंगी। मतलब जो प्रांतीय कानून बनाए जाते हैं उसको जो परमिशन देता है, उसको जो लागू करने का अधिकार देता है, स्वीकृति देता है, वह कौन है? भारतीय गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय। तत्पश्चात दोस्तों इस प्रकार प्रांतीय विधायिकाओं का गठन करके शासन का जो विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ और इस विधायी विकास की नीति, प्रांतीय विधायी विकास की नीति से 1937 में प्रांतों को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता प्राप्त हुई भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है इसका कि केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त,
मुद्रा, डाक वतार, धर्म और स्वत्वाधिकार आदि के संबंध में प्रांतीय सरकारों से ज़्यादा ताकत प्रोवाइड की गई, ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा शक्ति दी गई। किन विषयों में? सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक वतार, धर्म और स्वत्वाधिकार के विषय में। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि ऐसे कानूनों के निर्माण पर रोक लगा दी गई जो कि होम गवर्नमेंट अर्थात गृह सरकार के लिए घातक हो, केंद्रीय सरकार के लिए घातक हो। ऐसा कानून निर्माण प्रांतों द्वारा नहीं किया जा सकेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के महत्व की। आखिर इसका हमारे लिए क्या महत्व है? दोस्तों, पहली बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना गवर्नर जनरल की काउंसिल में, गवर्नर्स की काउंसिल में, यह लोकप्रियता का पहला तत्व दिखता है। अर्थात भारतीय जनता को भी गवर्नर जनरल की काउंसिलों में जो स्थान दिया गया उससे दिखा कि इसमें भारतीय जनता का रिप्रेजेंटेशन भी शामिल हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बात थी जो पिछले अधिनियमों में नहीं रही। तत्पश्चात दोस्तों, पहली बार विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को भी मनोनीत किया गया। गैर सरकारी सदस्य मतलब वह प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं हैं, वे गैर सरकारी सदस्य हैं, भारतीय जनता के नुमाइंदे हैं, भारत के प्रतिनिधि हैं। तत्पश्चात दोस्तों, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत बंगाल और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसियों को अपनी अलग विधायी शक्तियां सौंपी गई ताकि वे अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विधान निर्माण कर सकें, आवश्यकता अनुसार उनमें संशोधन कर सकें और व्यवस्थित तरीके से अपने प्रांतीय प्रशासन को चला सकें। तत्पश्चात दोस्तों, बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब के लिए विधायी परिषदों को भी गठित किया गया इस एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप। ठीक है। तत्पश्चात पहली बार भारत में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की नींव को रखा गया। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले अपनी कार्य परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी और वे ही इस विभागों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति उत्तरदायी संरक्षक बनाए गए। इस प्रकार से धीरे धीरे भारत में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि प्रत्येक विभाग शासन का एक व्यक्ति के अधीन रखा गया, मतलब एक सदस्य के अधीन एक या एकाधिक विभाग भी रखे गए और वही इसके लिए जिम्मेदार बनाए भी गए। तत्पश्चात दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने सहयोग की नीति, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन या फिर उदार निरंकुशता, बेनेवलेंट एसोसिएशन की नीति को अपनाया गया, मतलब भारतीयों को भी साथ में रखा गया विधान निर्माण के कार्यों में। ठीक, यह एक महत्वपूर्ण आप बदलाव देख सकते हैं भारतीय प्रशासन के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देकर भारत में विधि निर्माण संबंधी एक त्रुटिपूर्ण पुरानी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया गया। इस एक्ट में प्रावधानित प्रशासनिक प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के अंत तक जारी रही, मतलब 15 अगस्त 1947 तक यही व्यवस्था थोड़ी बहुत संशोधित रूप में जारी रही है। ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में कि आखिर इसकी क्या कमियां थी, डिमेरिट्स क्या थी। तो दोस्तों हम देखते हैं डिमेरिट्स के बारे में। सबसे पहला, विधान निर्माण में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल तो कर लिया गया था दोस्तों, लेकिन वे निर्वाचित नहीं होते थे। वो केवल वायसराय या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। ये वायसराय या गवर्नर जनरल के कृपापात्र या पिछलग्गू हुआ करते थे और ये भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण दोष था इस एक्ट का। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कमी थी कि विधान परिषद नाम मात्र की विधि निर्माण संस्था थी, न तो इनका कोई निश्चित संगठन था, न ही इनके निश्चित प्रकार थे। सीमित विधायी ताकत रखने वाली ये संस्था मात्र समितियों के समान थी जो अपने प्रश्न भी पूछ नहीं सकती थी, विशेषकर वित्त और प्रशासन के संदर्भ में।
ठीक है। एक और महत्वपूर्ण कमी थी इसकी कि गवर्नर जनरल को प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो का जो अधिकार दिया गया था वो पूर्णतः अनुचित था। यह तो वही बात हुई कि एक हाथ दिया गया और दूसरे हाथ सब कुछ ले लिया गया। ठीक है, तो यह थी इस एक्ट की महत्वपूर्ण कमियां। अब हम बात करते हैं इस एक्ट के मूल्यांकन पे। क्या इसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में? आइए दोस्तों, सबसे पहला भारतीय संवैधानिक विकास में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का महत्व तो है इसी, मैंने अभी महत्व के बारे में आपको बताया था। इसमें कंपनी का शासन खत्म होने के पश्चात भारतीय प्रशासन में व्यापक बदलाव का प्रयास किया गया। भारतीय संविधान के विकास के क्रम में 1861 का यह अधिनियम ऐसा पहला अधिनियम था जिसने विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही दोस्तों, प्रांतों के लिए भी इस अधिनियम में विशेष व्यवस्था की गई। यह महत्वपूर्ण प्रावधान थे या यह महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। तत्पश्चात दोस्तों, मनोनीत सदस्यों के संबंध में एक आलोचनात्मक वाक्य के रूप में, एक आलोचनात्मक कोटेशन रूप में आपको बताना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों को इन विधान परिषदों का सदस्य नियुक्त किया जाता था, वैसे नियुक्त किया जाता संभ्रांत वर्ग के भारतीयों को, वे वास्तव में अपनी इच्छा के विरुद्ध इस परिषद की बैठक में जाते थे और यह तैयारी करते थे जितना जल्दी हो सके वहां से भाग लें। क्यों? क्योंकि उनकी बात तो उस परिषद में सुनी जाना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां से जितनी जल्दी निकल सके निकल लें। यह था एक आलोचनात्मक रूप से एक कोटेशन भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में। तत्पश्चात दोस्तों, 1861 के इस अधिनियम में प्रांतों के संबंध में लिखा गया है कि बम्बई और मद्रास प्रांतों में इसी प्रकार की विधान परिषदों का निर्माण करने की व्यवस्था की गई। इन दोनों बातों के द्वारा भारतीय प्रशासन में विकेंद्रीकरण की नीति को धीरे धीरे अपनाया जाने लगा और एकीकरण या केंद्रीकरण की जो नीति चालू की थी चार्टर एक्ट 1833 के पश्चात, उसका अंत किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा कई अन्य विशेष बातें भी हुई, जैसे विधान परिषदों के अधिकार अब क्या रह गए, नगण्यता के समान थे। मतलब विधान परिषदों का कोई औचित्य नहीं रह गया क्योंकि वे अधिकार संपन्न नहीं थी। तत्पश्चात दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा इन विधान परिषदों को किसी भी तरह का कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त भी नहीं हुआ था। अब दोस्तों, हम देखते हैं इसी मूल्यांकन के क्रम में कि भारतीय संवैधानिक सुधारों के रिपोर्ट के निर्माताओं ने 1861 के अधिनियम का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस प्रकार सन 1861 का अधिनियम एक अध्याय का अंत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन तंत्र का क्रमिक विकास करना और उसको संगठित करना रहा है। 3 अलग अलग प्रांतों में एक समान प्रणाली स्थापित की गई और बीच के क्षेत्र का बहुत सा भाग सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद का अब विधायी तथा प्रशासनिक अधिकार समस्त प्रांतों तथा उनके निवासियों पर स्थापित हो गया। महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। और स्थानीय आवश्यकताओं को मान्यता देने और स्थानीय ज्ञान का स्वागत करने के सिद्धांत को प्रशासन में अपनाया गया। इसीलिए परामर्श देने के लिए प्रांतीय स्तर पर स्थानीय परिषदों का निर्माण और उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। किंतु इस आशंका से कहीं ऐसा न हो कि ऐसी प्रतिद्वंद्वी संस्थाएं उत्पन्न हो जाएं, बन जाएं, जिनका कोई प्रशासनिक उत्तरदायित्व न हो, जो कि कार्यपालिका की शक्ति में बाधक न बन जाएं, जैसा कि वारेन हेस्टिंग के समय में हो गया था। वारेन हेस्टिंग के समय में ये भी हुआ था कि उसकी परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी और यह परिषद वारेन हेस्टिंग्स के काम में दिक्कतें देने लगी थी। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया कि भाई ऐसी दिक्कत पुराने जैसी न हो जाए। कोई प्रतिद्वंदी संस्था बनाने का इसका उद्देश्य नहीं था। यह भी स्पष्ट किया गया कि परिषद केवल व्यवस्थापिका समिति होगी, अर्थात इन्हें
उत्तरदायी संस्था का रूप नहीं दिया जाएगा। यह लिखा है भारत के संदर्भ में भारतीय संवैधानिक सुधार के रिपोर्ट के निर्माताओं ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बाद और लिखा है उन्होंने कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ सरकारी अंग्रेजों ने, जो कि व्यवस्थापिका सभा में एकत्रित थे, उसे संसद का रूप देने के लिए जो प्रवृत्ति इसमें दर्शाई, उसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत की जनता के हित के लिए संसदीय विचारों के विकास को आघात ही लगा, कोई इससे लाभ नहीं हुआ। अब देखते हैं दोस्तों हम श्री एम.बी. पायली का एक महत्वपूर्ण कोटेशन। इस एक्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एम.बी. पायली ने लिखा है, रेगुलेटिंग एक्ट ने केंद्रीकरण की जिस प्रक्रिया को आरंभ किया था 1773 में, सन 1861 के अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया। 19वीं सदी का भारतीय विधानमंडल का यह पहला चार्टर था। यह 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में श्री पायली जी का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें इस बात को दर्शाया गया कि इस एक्ट के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया भारत में। ध्यान रखिएगा, 1861 के अधिनियम के महत्व को वर्णन करते हुए प्रोफेसर जी.एन. सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा है कि 1861 का भारत सरकार अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विधि निर्माण में देश की जनता का सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिला, और नंबर दूसरा, बंबई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्तियां पुनः प्रदान कर दी गई। दूसरे प्रांतों में भी इसी तर्ज पर विधायी परिषदों की स्थापना के प्रयास की नीति को अपनाया गया, और जिससे आगे चलकर 1937 में भारतीय प्रांतों में पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त भी हुई। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के पश्चात भी 2-3 महत्वपूर्ण अधिनियम भी पारित किए गए ब्रिटिश संसद द्वारा, और उन अधिनियमों का भी काफ़ी महत्व है। अब हम देखते हैं इन तीनों अधिनियम को विषय में। सबसे पहला, भारत सरकार एक्ट 1873, बहुत छोटा सा संक्षिप्त सा एक्ट है ये, और इस एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी शासन की औपचारिक रूप से समाप्ति हुई। देखते हैं दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। दोस्तों, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन, तत्कालीन भारतीय वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तत्कालीन भारत सचिव थे ड्यूक ऑफ अर्गी द्वितीय, और क्राउन कौन होंगे तो आपको मालूम ही होगा, अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया। तत्पश्चात दोस्तों एक महत्वपूर्ण एक्ट और आया था, शाही उपाधि एक्ट, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड की महारानी अर्थात ब्रिटिश क्राउन अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 को भारत की साम्राज्ञी एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। साथ ही दोस्तों, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में एक 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई, और उसे लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डेवलपमेंट को सौंपा गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोस्तों उस टाइम थे बेंजामिन डिज़राइली, तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लीटन, और तत्कालीन भारत सचिव थे द मार्क्वीस ऑफ साइलिसबरी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण उद्घोषणा की ओर ले चलता हूं मैं आपको। घोषणा 1877 में, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि भी प्रोवाइड की गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे इस समय बेंजामिन डिज़राइली जी, तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लीटन, और तत्कालीन भारत सचिव थे द मार्क्वीस ऑफ साइलिसबरी। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा है अभी तक यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तत्पश्चात देखा आपने कि भारत सरकार अधिनियम 1873,
फिर देखा आपने शाही उपाधि एक्ट 1876 और उद्घोषणा एक्ट 1877। तो दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण चरण था भारतीय संवैधानिक विकास का। दोस्तों आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसे लगी? सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारे लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे कृपया सब्सक्राइब करें, आप इसे शेयर करें और अपने मन में जो भी जिज्ञासा हैं उन्हें शांत करने के लिए आप हमसे डायरेक्ट भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।